तो याद रखना सबसे पहले ऊपर एनिमल टिश्यू है, देन एनिमल टिश्यू के बाद एक सेकंड कर सकते हैं यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सॉरी जो हमारे कॉलेनकाइमा थे, जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल थे कॉलेनकाइमा। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट थी यानी प्रेजेंट नहीं थी। किसमें थी? पैरेनकाइमा में। और पैरेनकाइमा जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस थी उसको हम किस नाम से बोल रहे थे ये बताएंगे कमेंट में आप, ठीक है। जो हमारे वो थे इंटरसेलुलर स्पेसेस जहाँ देखने को मिल रहे थे उसको हम किस नाम से बोल रहे थे? उसको हम बोल रहे थे पैरेनकाइमा, ठीक है। सेल्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट, ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय अदर्स थ्रू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आपस में इनका सेपरेशन बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये हमारी बॉडी को इंजरी से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, डैमेज से बचाते हैं, काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं। एंड दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ माउथ, वो सभी चीजें छोड़ दो, बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं सर्टेन टाइप्स, जैसे कि पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये काफी पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। दो तरह के होते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल वाले जो होते हैं, अब यहाँ पर प्रेजेंस पूछा जाता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारा मुंह होता है और जो ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या फूड पाइप है सर? फूड पाइप क्या चीज है? फूड पाइप वो पाइप है जो जैसे हम निवाला रखते हैं मुंह में, उसके बाद से गटकते हैं, तो सीधे जो है फूड पाइप के थ्रू गटक से जाकर गिरता है पेट में, और फिर उसके बाद क्या होता है वो तो तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक। तो इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग, जो हमारी डेलिकेट लाइनिंग होती है माउथ के अंदर में, देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, तुरंत अगर हल्का सा कुछ हुआ तो तुरंत छाला पड़ जाता है, थोड़ा गर्म खाते हैं तो ना, तो काफी जो डेलिकेट लाइनिंग है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, इस वजह से फ्लैट होते हैं, बहुत थिन होते हैं। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, है ना। और ये अगर आप याद करो तो सेडिमेंट्री रॉक हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, वो कैसी होती हैं? स्ट्रैटिफाइड होती हैं, लेयर्स के फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। तो स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, ठीक। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू लेयर बना रही होंगी। अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? हमारी स्किन में है, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, परत दर परत दर परत, ठीक है। इट प्रिवेंट्स वेयर एंड टियर स्किन, क्लियर। फिर से रिकॉल करें, हमने स्टार्ट किया एनिमल टिश्यू, ठीक है। हमने उसके सर्टेन पार्ट्स देखे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा जरा आप बताएंगे क्या था? तो उसमें से जो एपिथेलियल टिश्यू था उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर हमने एपिथेलियल को डिवाइड किया, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले तो हम आए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल का टाइप पड़ा स्क्वैमस, और उसमें दो टाइप पड़े, एक तो सिंपल स्क्वैमस और दूसरा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, जो सिंपल है वो इनर डेलिकेट लाइनिंग बनाता है माउथ और ईसोफेगस की, जो बड़ी सॉफ्ट लाइनिंग होती है। और स्ट्रैटिफाइड की अगर बात करें तो ये लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहां पर? स्किन में, पूरी स्किन में। जैसे कि याद करो, अब यहां पर आप रिलेट कर सकते हैं, कल जो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू पढ़ा था तो वहां पर मैंने स्किन से रिलेट करवाया था किन टिश्यूज को? तो वो थे हमारे एपिडर्मल, ठीक है। एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मिस थी वो। तो एपिडर्मिस क्या थी? फिर एपिडर्मल जो हमारी सेल्स थी वो पूरी लाइनिंग बना रही थी, फिर पूरी कवरिंग बना रही थी पूरा हमारा प्लांट का, है ना। और उसी एपिडर्मिस का हमने एक पार्ट देखा था रूट्स में, अगर याद हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको मैंने क्या बोला था जल्दी से बताइए? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो हमारे काइंड ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी पार्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोटोडर्म, याद होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है ऑल एपिथेलियल टिश्यूज को, सभी जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनको अलग करने का काम है इसका, ठीक है। अभी आते हैं एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा टाइप है क्यूबॉइडल। पहला देखा था स्क्वैमस, अब आते हैं क्यूबॉइडल। क्यूब लाइक सेल्स हैं, इसी वजह से इनका क्यूबॉइडल नाम पड़ा होगा। इनकी जो हाइट है वो इनकी विड्थ से ज्यादा होगी, इनकी जो हाइट है वो विड्थ से ज्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, इनकी जो हाइट है वो इनकी विड्थ से ज्यादा है, और थोड़े से क्यूब शेप के नजर आ रहे हैं, इस वजह से इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीडीएस में एक बार ऐसे क्वेश्चन बना कि एक्सीडेंट हो गया एक बंदे का, अच्छा एक्सीडेंट हो गया तो उसका मुंह छिल गया, पूरा मुंह छिल गया और सब खाल वाल छिल गई, ठीक है। या फिर मुंह का दिया तो मुंह छिल गया उसका, तो फिर अगर मुंह छिल गया तो फिर कौन सा टिश्यूज का डैमेज हो गया ये पूछा था उसने क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है और वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और एसएससी में भी सेम टाइप के क्वेश्चन पूछता है, देखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं तीसरे टाइप है कॉलमनार। पहला देखा था स्क्वैमस, उसके दो टाइप थे, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। देन क्यूबॉइडल, कहां पे प्रेजेंट था? ग्लैंड्स में। कहां पे? स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट मतलब जहां से पसीना आता है, सैलिवरी मतलब जहां सलाइवा मुंह में सेक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड गले में, और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक। कॉलमनार में क्या है? ये टॉल, अगेन मतलब ये अगर बात करें जो क्यूबॉइडल होते हैं, सॉरी अगेन रिपीट, जो इनकी जो लेंथ होती है, जो टॉल और विड्थ ये सिमिलर होता है, ठीक है। क्यूब शेप के तभी होंगे, ठीक है। जो अगर लेंथ जिनकी ज्यादा होगी, फिर बोलूं हाइट ज्यादा होगी विड्थ के कंपैरिजन में, तो उनको हम कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। थोड़े कॉलम टाइप लगे, जैसे नहीं बोलते हैं पिलर कॉलम है, तो पिलर कैसा होता है? थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इट्स विड्थ, तो पिलर लाइक सेल्स होते हैं ये, ठीक है, खंबे कैसे, ठीक है। तो पिलर लाइक सेल्स होती है, यहाँ पे लेंथ विड्थ से ज्यादा होती है, यहाँ पे जो लेंथ है वो विड्थ के सिमिलर है ऑलमोस्ट, मतलब एकदम सेम तो नहीं होगी लेकिन हाँ सिमिलर है काफी हद तक। अकरेंस की अगर बात करेंगे तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक और गॉल ब्लैडर। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो भी हमारा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जहाँ पे पेट होगा, गॉल ब्लैडर यानी कि जो पित्त की थैली होती है, और जो हमारी आंतें होती हैं, इतना आई थिंक आपको पता होगा, ये सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, पाचन तंत्र का पार्ट होता है। तो वहाँ पर हमारे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू भी है। या फिर अगर आपको थोड़ा सा इंटेस्टाइन का भी आपने इस तरह से देखा हो तो इंटेस्टाइन ऐसे हमारी कॉलम शेप की होती है, लंबी लंबी टाइप होती है कि नहीं इंटेस्टाइन, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। अभी आते हैं चौथे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज पे, एंड दीस आर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया, जहां भी आपको वर्ड दिख जाए, सीलिया का मतलब ही होता है हेयर लाइक, बाल की तरह, यानी वो टिश्यू, वो एपिथेलियल टिश्यू जिनके फ्री सरफेस पे बाल नुमा ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो उनको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियल उनको टिश्यूज बोलेंगे। सीलिया क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। सीलिया क्या करते हैं? दे फैसिलिटेट दी मूवमेंट, ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। किस चीज़ के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग को, ठीक है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें पता है एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब एग प्रोड्यूस होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एग यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से वाइब्रेट हो गए, इसको यहाँ पे पास ऑन किया जाएगा, देन यहाँ पे पास ऑन किया जाएगा, देन यहाँ पे पास ऑन किया जाएगा, मतलब सो इस तरह से किसी चीज़ के जब मूवमेंट को फैसिलिटेट करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, इससे हम सांस लेते हैं, तो इसके यहाँ पर क्या कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। तो आप देखते होंगे नाक में हमारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं? उनका काम होता है म्यूकस जो होता है उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है। यूरिनरी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे यूरिन के मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग के मूवमेंट का जो रिदमिक मतलब उसको फैसिलिटेट करना। तो सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक अब आते हैं किसकी? अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे, ठीक है। अब इससे पहले कि आगे बढ़े मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जो हमने अभी पढ़ा है, किसमें अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं एपिथेलियल टिश्यूज में, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू, और
इतना तो पता होगा, ठीक है, 4 पार्ट, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज पे फोकस करते हैं, लास्ट में सबको समराइज कर लिया जाएगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़े 4 प्रकार, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। इसके हमने 2 टाइप्स पढ़े, एक तो हमने पढ़ा सिंपल स्क्वैमस और एक हमने पढ़ा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस कहाँ पर प्रेजेंट था? ये हमारा जो माउथ है, जो डेलिकेट लाइनिंग है, इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ और ईसोफेगस जो फूड पाइप है, यहाँ पर प्रेजेंट है। वहीं स्ट्रैटिफाइड की अगर बात करेंगे तो स्किन में प्रेजेंट है। देन दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे, उसको हमने बोला था व्हाट, उसको हमने बोला था क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट था? क्यूब के फॉर्म में, टॉलर विथ इनकी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये हमें ग्लैंड्स में देखने को मिल रहा था, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, है ना, थायराइड ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए। वहीं पे हमने तीसरा क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। और कॉलमनार में कॉलम शेप के, यानी कि इनकी जो टॉल है वो पिलर शेप के हैं, पिलर शेप के, मतलब लेंथ ज़्यादा है फिर हाइट ज़्यादा है कंपेयर टू वेट। और कहाँ देखने को मिला? जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जैसे कि गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट है। और चौथा और फाइनल टाइप था हमारा इसका सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे यूरिन के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्लस जो फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने का काम होता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज का। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यूज पे। एपिथेलियल टिश्यूज का इन जनरल फंक्शन क्या था? इनका फंक्शन था, ये थे आपके प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ये थे प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रोटेक्टिव टिश्यू थे ये, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू, इनका काम है मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, कंपोज ऑफ मसल सेल्स और मसल फाइबर, एंड इनका जो मेन काम है वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। और मूवमेंट कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। और कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन जो हेल्प करते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। वो प्रोटीन जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, फिर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दी फाइबर्स। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइसेप है ना, तो यहाँ पर क्या आपका इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है बाइसेप ट्राइसेप्स। कितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पे? तो मसल सेल्स हमारे 3 तरह के होते हैं, एक तो कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, हमारे हार्ट की जो रिदमिक बीटिंग है उसको फैसिलिटेट करेंगे। स्केलेटल मसल जो होगा जहाँ पर हमारे जहाँ पर स्केलेटल सिस्टम है, आपको पता है स्केलेटल सिस्टम के बारे में कमेंट में बताएंगे। जो हमारा सेल होता है, तो सेल में साइटोस्केलेटन पढ़ा था हम लोगों ने, और वहां पर मैंने बोन को किससे एनालॉजी ड्रॉ करी थी, मैंने बोन को किससे रिलेट करवाया था वहां पे, जो हमारा साइटोस्केलेटन था वहां पे। तो स्केलेटल सिस्टम यानी कि जहां पर बोनी स्ट्रक्चर है वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट है उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रही है, तो वो स्केलेटल मसल। और जो हमारे स्मूथ पार्ट है, स्मूथ पार्ट मतलब जैसे कि आंतें हो गई या फिर पेट हो गया, ठीक है, लिवर वगैरह हो गया, हमारी आईज हो गई, तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं, जहाँ पे हमें इस तरह का बोन का इस तरह से कुछ नहीं दिखेगा, बड़ा स्मूथ ऑर्गन होता है वो, यानी कि इसको बोल सकते हैं रेखीय ऊतक, है ना, रेखाकित ऊतक, इसको चिकना ऊतक बोलेंगे स्मूथ वाले, और इसको बोलेंगे हृदय ऊतक, स्केलेटल वाले, सॉरी कार्डियक वाले को, स्केलेटल वाले को बोलेंगे रेखाकित ऊतक। तो ये हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं? मसल सेल्स होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगी सारी चीजें कि मसल जो टिश्यू होते हैं वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। 3 तरह के होते हैं, कार्डियक जो हार्ट में, स्केलेटल जहाँ पर हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है, वहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पर आपके, जहाँ पे पूरा स्मूथ ऑर्गन्स हैं। और हाँ, अभी मैंने पूछा था कि किससे एनालॉजी ड्रॉ करी थी, तो वो हमारे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ बन रहे थे? सेंट्रोजोम में, जिनको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स बोलते थे। सेंट्रोजोम में 2 क्या होते थे जरा बताइए? 2 क्या होते थे जिसको मैंने बताया था 9+0 और 9+2 के फॉर्म में होते थे, वो सिलेंड्रिकल शेप के होते थे। इनवॉलंटरी वगैरह भी सब देखेंगे, जिम जाने के पैसे नहीं है, अच्छा कोई नहीं, सेंट्रोजोम जहाँ पे वो बनता है। खैर, तो टाइप ऑफ मसल हमारी 3 तरह की होती है, अब ध्यान से समझिएगा इसमें। तो स्केलेटल मसल सबसे पहले देखते हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है स्केलेटल मसल की, अभी मैं इन तीनों को समराइज भी कर दूंगा, अभी सिर्फ आपको एक एक पे फोकस करना है, ठीक है। इलॉन्गेटेड और सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ब्रांचिंग नहीं होती है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्केलेटल में कोई ब्रांचिंग है, जैसे यहाँ पर कार्डियक में ब्रांचिंग दिख रही है, ब्रांचेस निकली हुई, शाखा निकली हुई है, निकली हुई नहीं, लेकिन यहाँ पर शाखा निकली है, बिल्कुल नहीं निकली है शाखा, ठीक है, ब्रांचिंग नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अब इसका मतलब क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड? तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक सेल के अंदर 1 2 3 न्यूक्लियस है, वहाँ पे देखिए एक ही न्यूक्लियस, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी देखिए एक में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। तो जिनमें एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उनको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं, जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है तो उसको यूनी न्यूक्लिएट बोलते हैं। स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, स्ट्रिएशंस का मतलब होता है ऑल्टरनेट डार्क और जो लाइट बैंड देखने को मिलते हैं आपको। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट डार्क दिख रहा है आपको, लाइट डार्क शेड्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, क्या यहाँ पे दिख रही है? स्मूथ में नहीं है, तो ये क्या है? इनको बोल देंगे स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएशंस है, इसमें नहीं है। ये डिफरेंस ही पूछता है आपसे, स्केलेटल मसल से अटैच होता है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वही फिर अगेन रिपीट हो गया, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, इनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है और मेंटेन करती है पॉस्चर। अब ये वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइसेप की है, क्या ये आपके कंट्रोल में है या फिर अपने आप जब मन चाहती फूल जाती है, जब मन आता सिकुड़ जाती है बाइसेप ट्राइसेप? नहीं, तो ये हमारे कंट्रोल में है, जब हम चाहें तब इसको कंप्रेस करके फुला देते हैं ना और रिलैक्स कर देते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, क्या वो आपके कंट्रोल में नहीं? वो अपने हिसाब से बीट कर रहा है, आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है हार्ट। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे मैंने खाना खाया तो पाचन की जो क्रिया है वो कितनी जल्दी हुई, कितनी देर से होगी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि जो मेरे स्मूथ मसल्स हैं और जो कार्डियक मसल्स हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यानी वो इनवॉलंटरी है, ठीक है। तो अब बाकी चीजें आप यहाँ से अपने खुद से पढ़ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक स्मूथ और ये फलाना ढिमका। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस पहले समझा देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस तो हमने डिफरेंस क्या देखा, इसमें स्ट्रिएशंस हैं ऐसे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, और ये ठीक है, और ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, वॉलंटरी है। अब याद कैसे रखेंगे वो सारे पॉइंट्स आपने समझ लिए, स्ट्रिएशंस क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट यूनिक्लिएट क्या होता है, ब्रांचिंग क्या होती है, वॉलंटरी एंड वॉलंटरी क्या होता है, लेकिन याद कैसे रखें? तो भाई स्मूथ सेल मैंने स्मूथ वाले कहाँ पे बताया, स्मूथ जो मसल्स हैं वो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जो स्मूथ मसल्स हैं वो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। विसरल का मतलब यूटेरस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेट हो गया, आंख हो गई, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तुम बोलोगे ये तो हमारे जो आंख है वो तो हम अपने हिसाब से मतलब झपका सकते हैं, जब मानो ब्लिंक करेंगे, जब मानो नहीं ब्लिंक करेंगे। भाई आइस के ब्लिंकिंग की बात नहीं हो रही है, आंख के अंदर ये जो प्रेजेंट है, ये आइरिस जो घुमा फिरा के ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आपके आंख में जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, ठीक है। ये प्यूपिल को, पुतली को कंट्रोल करता है आइरिस। तो क्या वो आपके कंट्रोल में है कि कितनी लाइट आपके आंख के अंदर जाएगी, कितनी नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, तो आपके बियॉन्ड है, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो इनवॉलंटरी है, ब्रोंकाई हो गए। तो ये जो भी विसरल मसल्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जो स्मूथ ऑर्गन्स हैं, वहाँ वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो इनवॉलंटरी हो जाएंगे। ऐसे ही जो कार्डियक है, तब सबको पता होगा जो हमारा हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी इनवॉलंटरी हुआ, तो कार्डियक वाला भी इनवॉलंटरी हुआ, ये भी इनवॉलंटरी हुआ, ठीक है, स्मूथ वाला। और बस सिर्फ जो वॉलंटरी हुआ तो जो हमारी स्केलेटल, जहाँ पे हड्डी वगैरह है, जैसे कि हमारा बाइसेप और ट्राइसेप्स हो गया। क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं किस पे, अब एक और पकड़ लो, कार्डियक ब्रांचिंग वाला पकड़ लो। ब्रांचिंग ब्रांचिंग किस में है, तो ब्रांचिंग सिर्फ कार्डियक मसल्स में, और किसी में ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि जो दिल होता है वो बहुतों से लग जाता है हमारा, कभी किसी से दिल लग जाता है तो कभी किसी से किसी पे दिल लग जाता है। तो अब इतने सारे लोगों से हमें दिल लगाना है, तो भाई मल्टीपल ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग तो चाहिए ना, जैसे ये किसी से दिल लगा रहा है, ये किसी से दिल लगा रहा है, ये किसी से दिल लगा रहा है, तो ब्रांचिंग चाहिए भैया हमें हार्ट में, ठीक है। तो दिल क्या करता है, किसी से भी लग जाता है, तो इसलिए इसमें ब्रांचिंग है, बाकी दो में नहीं है, ये भी याद हो गया। अब बचे दो चीजें, एक तो स्ट्रिएशंस वाला और एक न्यूक्लिएटेड है कि नॉन यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट है। इन दोनों में जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन का लगे वो याद कर लो। जैसे कि ये, या तो ये याद कर लो कि स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड है और बाकी दोनों स्ट्रिएटेड है, या फिर तुम ये याद कर लो कि जो आपका स्केलेटल वाला है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएट है। इन दोनों में से कोई एक याद कर लो तो भी आराम से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम ये याद कर लेते हैं कि जो स्मूथ वाला है उसमें स्मूथ है ना, तो उसमें से लाइन से नहीं, क्योंकि पूरा स्मूथ है वो, तो उसमें लाइन्स वाइन्स कुछ नहीं है, बाकी सब दोनों में लाइन्स हैं, फिर स्ट्रिएशंस हैं। क्लियर इतनी चीज हो गई। तो आप देख सकते हैं जो हार्ट वाला है इसमें ब्रांचिंग है, ठीक है, ब्रांचिंग है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। मसल, ये जो मसल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बाद मसल टिश्यू भी हमने खत्म कर दिया। अब आते हैं संयोजी ऊतक, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। बायोलॉजी का पीडीएफ हिंदी में प्रोवाइड कीजिए। हिंदी में भी तो नोट्स मिलते हैं बैच के अंदर, ठीक है। हाँ सर, मैंने आपका घर देखा है। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए, घर देखा तुमने, बताओ घर की विशेषताएं बताओ कुछ, तुम जाने तुमने देखा घर। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू में हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक। अब कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कनेक्ट कर रहे होंगे ना वेरियस बॉडी पार्ट्स को, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। लूजली स्पेस्ड होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, बाइंडिंग सपोर्ट का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है, भी देखते हैं क्या काम होता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमारे इसमें दो तरह के वैसे तो होते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर में भी लूज होते हैं और डेंस होते हैं, ठीक है, लूज भी होते हैं एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। डेंस में आ जाते हैं लिगामेंट और टेंडन, ये हमारे हैं जिनको कि हम सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। और एक होते हैं हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड में आते हैं ब्लड और लिम्फ, जिनको भी हम आगे देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के, सॉलिड और एक फ्लूइड। सॉलिड में हमारे दो तरह के आएंगे, एरियोलर और एडिपोज, ठीक। एरियोलर की अगर हम बात करें तो एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लूज होते हैं, ठीक है। इनका काम ये होता है कि जो भी गैप है ना ऑर्गन के बीच का जो स्पेस है उसको भर दो। स्किन और मसल के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो भरने का काम करते हैं, लूज होते हैं बहुत ही, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि ये काफी लूज होते हैं, इनका मैट्रिक्स काफी लूज होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम खीर बनाते हैं, तो खीर में मैट्रिक्स हुआ दूध, खीर में मैट्रिक्स हुआ दूध, और उसमें ऊपर से जो चीजें डली वो चावल वगैरह है, ठीक है, समझ लो। तो मैट्रिक्स जैसे कि हम जब ब्लड के बारे में देखेंगे तो उसका मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड नेचर का, इसलिए वो पूरा फ्लूइड है, ठीक है। बोन का देखेंगे तो बोन काफी टफ होता है क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ है, इसलिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स है, इनका काफी लूज होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये जो भी ऑर्गन की स्पेस उसको भरकर स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, बस बोन मैरो वगैरह में आपको मेरुमज्जा में देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में आते हैं दो, टेंडन्स और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में तो किसी को कनेक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि वो हमारे कनेक्ट कर रहे थे लूज वाले स्किन और मसल को, तो ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, टेंडन। टेंडन कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से, ठीक है। बोन कहाँ गई, ये है बोन, ठीक है। तो बोन को, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये टेंडन कर रहा है। अगला वाला है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, ये बोन को बोन से जोड़ता है, ये हड्डी और ये हड्डी, ठीक है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, ये जो अगर आप अंदर की साइड देख पा रहे हो लिगामेंट बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो लिगामेंटियर हो जाता है, वो लिगामेंटियर यही होता है जो बोन को बोन से जोड़ने का काम कर रहा है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है दो टाइप के, लिगामेंट और टेंडन। याद कैसे रखेंगे कौन किसको जोड़ता है, तो याद ऐसे रखेंगे कि MTB, जैसे MTV करके पहले वो टीवी शो आता, मतलब एक टीवी के चैनल आता था, है ना, उसमें काफी अच्छा शो आया करता था, काफी पारिवारिक शो आया करता था उसमें, तो वो जो आप छुप छुप के देखते थे, तो बस वही MTV की जगह जो है MTB कर लो, ठीक है। MTB ये हो गया आपका मसल, ये हो गया आपका टेंडन और ये हो गया आपका बोन। तो टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है, मसल को बोन से, और बाकी जो दूसरा वाला है दैट इज लिगामेंट, वो बोन को बोन से कर देगा, खत्म काम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका काम क्या है, इसका काम है, यहाँ पर आप देखिए ये मसल है, ठीक है, ये बोन है, क्या होगा ये होगा टेंडन, ठीक। यहाँ पे बोन है, ठीक है, और यहाँ पे बोन है, तो बोन और बोन के बीच में क्या होगा, लिगामेंट होगा, ठीक है। क्लियर थी चीज, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा, दैट इज एडिपोज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे सॉलिड में, एरियोलर और एडिपोज। एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या, इसका सिंपल काम याद रखो, इसका काम होता है फैट बनाना। जो भी फैट बनाने वाली सेल होती हैं वो मिल मिल के एडिपोज टिश्यू बन जाती हैं। जिन सेल में फैट स्टोर होता है वो मिल के एडिपोज बन जाती हैं, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल, जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट। इनका शेप क्या होता है, राउंडेड या फिर ओवल शेप की होती है, इस तरह की, ठीक है। यहाँ पर आप आई थिंक हाँ ये देख सकते हैं, एडिपोसाइट्स हैं राउंडेड या फिर ओवल यानी अंडे के शेप की हैं। ये किससे हमें क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, तो मैकेनिकल शॉक से बचाती हैं और फैट रिजर्वेशन करती हैं और इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो फैटी लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको सर्दी वगैरह जल्दी नहीं लगती है ना, वो आराम से हो सकता है हाफ शर्ट में घूम रहा हूँ। हमारे एक मैथ के टीचर हुआ करते थे, मतलब काफ़ी तगड़े से थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे वो, मतलब सिर्फ कुछ ही टीचर थे जिनको मैं सच में मतलब कि भाई लाइक करता था कि हाँ मतलब ये अच्छे टीचर है, तो उनमें से वक्त थे। तो वो सर थे काफ़ी मोटे थे, ठीक है। और वो जो है देखता था मैं हाफ शर्ट में, ठीक है, मैं एकदम ठंडी हमारे कब कब आ जा रहा हूँ, और मतलब सभी लोग वैसे थे और वो शर्ट मतलब हाफ शर्ट में सराया करते थे। तो वो कारण वही है कि जो एडिपोसाइट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं, जो फैट जो थोड़े हमारे मोटे लोग होते हैं, तो इस वजह से वो जो हीट है वो एस्केप नहीं करती बॉडी से, ठीक है। तो इसलिए सही माहौल जो अंदर गर्म रहता है, तो एक्ट एज इंसुलेटर। और मैकेनिकल शॉक, ठीक है ना, मोटी चमड़ी वाले लोग मारोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो मैकेनिकल क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी डंडा मारा जाएगा वो सब एडिपोसाइट मिलकर झेल लेंगे, अंदर तक बात नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आते हैं अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, ये है हमारे दो तरह के, कार्टिलेज और बोन।
कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट है ये हमारे कार्टिलेज और बोन्स, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू उनको बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? तो भाई जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज सबसे पहले पढ़ते हैं, तो ये वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स होते हैं और ये सब आपको पॉइंट ज़्यादा याद नहीं रखने होते हैं, बस ये ध्यान रखना कि इनका मैट्रिक्स जो स्लाइटली इलास्टिक नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होता है कार्टिलेज? तो ईयर पिन्ना, पिन्ना क्या होता है? जहाँ बाली पहनी जाती है, जहाँ पे बाली पहनी जाती है। नोज का टिप, अब नोज का टिप आप छू के देखो, अभी सभी लोग छुओ नोज का टिप, कान को पकड़ो, कान को घुमाओ अपना। अब जैसे आपका टीचर आपका कान घुमाता होगा काफी ना, तो क्या होता होगा, जैसे छोड़ता होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता होगा ना, नोज की टिप आप देख लो, आपको कॉमन फील आएगी। वो कॉमन फील है कार्टिलेज की, जो ना बोन की तरह हार्ड है ना स्किन की तरह सॉफ्ट है, ना तो बोन की तरह हार्ड ना तो स्किन की तरह सॉफ्ट, ऐसा इलास्टिक नेचर का है कि भाई जैसे नाक को मोड़ो इधर उधर करो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा टफ। ट्रैकिया, जब हम ट्रैकिया देखेंगे तो वहाँ देखेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, मतलब कार्टिलेज के ऐसे ऐसे छल्ला नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। ये बोन सरफेस को स्मूदन करता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये जैसे हमारा जॉइंट होता है तो यहाँ पर भी कार्टिलेज ही है, ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो बोन के जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्मूद करता है ये, ठीक क्लियर। यहाँ तक कार्टिलेज के बारे में। अभी आते हैं बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बोन्स तो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? एक सेकंड रुकिएगा। फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ होता है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, इसलिए काफी हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड और रिजिड होते हैं, चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोन्स अब इससे पहले, और ये फंक्शन क्या होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने साइटोस्केलेटल का फंक्शन देखा था, जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करते हैं, बस ऐसा फंक्शन तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा क्या यहाँ पे, पूछेगा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं ना, बच्चे में कितनी बोन्स होती हैं जो एक चाइल्ड होता है, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है, हड्डी कौन सी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम अडल्ट पहले तो चाइल्ड की अगर बात करें तो चाइल्ड में जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 बोन्स यानी 300 हड्डियां होती हैं, 300। फिर होता है क्या, धीरे धीरे जैसे आप यू ग्रो ओल्डर तो जो बोन्स होती हैं फ्यूज होने लगती हैं, आपस में मिलने लगती हैं, तो अडल्ट में हो जाती है 206 बोन्स, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा अडल्ट हैं तो 207 हो जाती हैं। फिर तो लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो फीमर सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, बिकॉज ये थाई यानी कि जांग में मौजूद होती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट बोन की अगर बात करेंगे तो स्टेपीज होती है, ठीक है। तीन हमारी हड्डियां होती हैं कान में, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज तीनों मतलब सिस्टर बोन्स टाइप होती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी होती है वो स्टेपीज होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो वो फीमर ही होती है जो हमारे जांग की है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो जॉ बोन होती है, ठीक है। अगर फीमर ऑप्शन में ना हो तो आपका जॉ बोन होगा, तो देन जॉ बोन आप करेंगे, वैसे होती तो फीमर है। अब कुछ लोगों का जरूर क्वेश्चन है कि सर दोनों होगी तो देन फीमर, ठीक है। क्लियर। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारा ये मतलब आखिरी है कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है, बिकॉज ये जो फ्लूइड होता है पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। और ये क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? एक तो ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है, दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, एक ब्लड है और एक लिम्फ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है, देन उसके बाद में पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या चीज़ होती है। सबसे पहले ब्लड, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड सेल्स होती हैं, फलाना डिमका सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इसको छोड़ दो, अभी यहाँ पर समझो, ठीक है। अभी हम ब्लड के बारे में आराम से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जो ब्लड होता है ना हमारा रक्त, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो सर कंपोनेंट होता है जिसको लिक्विड कंपोनेंट बोलते हैं ब्लड का, और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है। एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट। अब जो लिक्विड कंपोनेंट होता है ये ब्लड का रफली 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी 55% जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और 45% यानी 45% जो होता है वो सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, जिसको कि हम ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। अभी क्या होती है वो हम जानेंगे भी, लेकिन लिक्विड पार्ट को सबसे पहले डील करते हैं। ये जो लिक्विड पार्ट होता है ये होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, या तो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं और इसका लिखने का रीजन भी है, ठीक है। दूसरा जो मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। कैसा होता है? येलो कलर का होता है ड्यू टू सर्टन केमिकल, जैसे बिलिरुबिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसमें। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में भी 92% जो होता है, 92% ये तो सिर्फ वाटर ही होता है, पानी। और जो बाकी बच गया जो 8% है, इसमें होता है जो हमारा प्रोटीन वगैरह हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गए, सॉल्ट हो गए, हार्मोन हो गए, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। जो बाकी का 8% होता है, बाकी 92% जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है। अब इसमें भी प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे, जैसे कि फिब्रिनोजन और, ठीक है, फिब्रिनोजन हो गया, हेपारिन हो गया। ये सब इनका काम होता है कि खून में थक्का जमाने का काम होता है इनका, ब्लड कोगुलेशन का काम होता है इनका। वहीं अगर हम बात करें एक जो ग्लोबुलिन होता है, इसका काम होता है कि भाई डिफेंस प्रोवाइड करे, है ना। आपने सुना होगा एक वर्ड इम्यूनोग्लोबिन, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती है? वही तो प्रोवाइड करती है इम्यूनोग्लोबिन को, तो इम्यूनोग्लोबुलिन को। फिर अगर हम बात करें एक होता है एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन का काम होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखें, ठीक है, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे इतना डिटेल में पूछता है नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल में वो जाता है नहीं, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम होता है। फिब्रिनोजन और हेपारिन का काम होता है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है एंटी कोगुलेंट, ठीक है, एंटी कोगुलेंट। और ग्लोबुलिन की अगर बात करेंगे तो डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक। और अगर इनको हटा दें अगर हम, ठीक है, इनको अगर हम हटा देते हैं किससे? अपने प्लाज्मा से, तो उसी को सीरम बोला जाता है, ठीक है। इफ रिमूव्ड, यानी कि जो हमारा ये एंटी कोगुलेंट्स हैं, तो अगर उनको हम हटा देते हैं तो उसी को हम बोलने लगते हैं सीरम, ठीक। सीरम इंस्टीट्यूट। खैर, सॉलिड में अगर बात करें जो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इसके भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। या तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हमारा ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है जिनको हम ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, उसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसीज यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स, ये, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये 3 टाइप्स होते हैं इसके। अब इसमें से भी क्योंकि हमें पता है कि देखो 55% लिक्विड था, 55% लिक्विड था, और सॉलिड जो था 45% था। अब इस सॉलिड जो पूरा 45% है उसमें तो मान लो 41% तो सिर्फ आरबीसी ही लेके बैठा हुआ है, बाकी के बीच में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स 2-2%, यानी कि मोस्टली हमारा ब्लड में जो होता है सॉलिड कंपोनेंट में वो आरबीसी ही होती हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो रफली आप ये मान के चलो कि 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन
पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर इतनी आरबीसीज होती हैं। वहीं डब्ल्यूबीसीज की अगर बात करें तो 10,000 होती हैं पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और वहीं अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो 20,000 पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर में तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तो आपको आरबीसीज ही देखने को मिल रही है। इनके शेप की अगर बात करेंगे तो बाई कॉन्केव डिस्क शेप की होती है, बाई कॉन्केव डिस्क शेप होता है, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ तक सब कुछ चीज़ें क्लियर तो है ना? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इनका शेप है। ये आपका बाई कॉन्केव डिस्क शेप की जो आपको दिख रही है ये आपकी आरबीसीज ही है, ये रेड ब्लड सेल्स ही है ये, ठीक। चलो तो आगे आते हैं। और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी आप देख पा रहे हैं थोड़े से राउंडेड शेप की है, लेकिन ऐसा राउंड जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का शेप यहाँ पे लिखेंगे इसको हम, ठीक है। इरेगुलर या फिर राउंड कभी कभी एकदम बोल सकते हैं, ठीक है। बस मोस्टली इरेगुलर शेप की होती है। ऐसे ही जो प्लेटलेट भी होती है ऐसा कोई इनका पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो भी इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। तो ये भी आपकी इरेगुलर में ही आएंगी। अब रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होती हैं? बिकॉज इसमें आपका और एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब बनते कहाँ पे? ये जो बोन मैरो होती है हमारी, ये वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। बोन मैरो में बनते हैं, ये भी बोन मैरो में। देन आरबीसीज रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक हीम नाम का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, जिसमें कि आयरन नाम का एक मेटल होता है, ठीक है। आयरन मेटल की वजह से ये क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका हमें रेड कलर देखने को मिलता है। अब ये आरबीसी में जो हीम कंपाउंड है, इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन को तुरंत अटैच कर लेता है अपने से, और इसी वजह से जो एक फंक्शन होता है ब्लड का, एंड दैट इज टू कैरी दी गैसेस, टू कैरी दी ऑक्सीजन। कहाँ तक ऑक्सीजन कैरी करता है? सेल तक। सेल में कहाँ पहुंचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वो फिर क्या करता है? उसको उससे एनर्जी बनाता है, वो याद है, और वो फिर CO2 को छोड़ता है, तो CO2 को ये वापस लेके आता है ब्लड, ठीक है। तो ध्यान रखना है हाई एफिनिटी फॉर दी ऑक्सीजन। देन ये आरबीसीज खत्म कहाँ पर जाके होते हैं? तो ध्यान रखना, दे डाई, ठीक है, डाई इन स्प्लीन। स्प्लीहा करके एक हमारा ऑर्गन होता है, लिवर के साइड में लगा हुआ होता है, एकदम लिवर के साइड में लगा हुआ होता है, और वहाँ पे जाके खत्म हो जाते हैं ये, क्लियर। ये जो आरबीसीज होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है, यानी कितने समय तक ये जीवित रहते हैं, तो ये 120 दिन रफली 120 डेज, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसीज की तो रफली 12 डेज, ठीक है। 12 मतलब 12 से 20 दिन आप लिख सकते हो। क्या डाउट है सर? नहीं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज में आपका नहीं होता है, डब्ल्यूबीसीज में आपका हीम कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, तभी वो रेड नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसीज किस नेचर की होती है, किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की अगर बात करेंगे तो 7 से 10 दिन का लाइफ स्पैन होता है। इतनी चीज़ क्लियर। अब आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है? आरबीसीज का मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज का मेन काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। डिफेंस प्रोवाइड करना मतलब होता यह है कि जो हमारी बॉडी है, जैसे हमारे जो ब्लड है, उसमें बहुत सारे फॉरेन इस तरह के फॉरेन बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उनको किल करने का काम, उनको मारने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारे अनवांटेड बैक्टीरिया है उनको मारने का काम, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको मारने का काम डब्ल्यूबीसीज का होता है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड कोगुलेशन का, यानी कि थक्का, ठीक है, टू फॉर्म, या फिर टू इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, या फिर टू फॉर्म क्लॉट्स इन द ब्लड, और टू हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। क्या? प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि डेंगू की जब होता है बीमारी तो प्लेटलेट्स काफी कम हो जाती है, और उस समय जब अगर कोई चोट लग जाए तो और डेडली साबित हो सकता है, फेटल हो सकता है, बिकॉज फिर ब्लड का जो है वो कोगुलेशन नहीं होगा, वो थक्का नहीं जमेगा, और वो रक्त जाता जाएगा, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि हम आरबीसीज को इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसीज की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स की अगर बात करेंगे तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, दैट इज जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, इसके भी सर्टेन पार्ट्स होते हैं, सर्टेन इसके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं हमारे मोनोसाइट्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं इओसिनोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है, बैसोफिल आ जाते हैं, बैसोफिल, लिम्फोसाइट्स, तो ये सब आ जाते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज में। क्लियर है चीज़? क्या शेप होता है, कितना लाइफ स्पैन होता है, एंड कितने अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली इसमें डिफरेंसेस में। अब यहाँ पर आप ऑर्डर में लगाने को पूछ दे तो सबसे ज़्यादा क्या है कि आरबीसीज हैं, देन उसके बाद प्लेटलेट्स हैं, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? रक्त के अध्ययन को, रुधिर के अध्ययन को बोलते हैं हिमाटोलॉजी। ध्यान रखना, हिपाटोलॉजी लिवर की स्टडी को बोलते हैं, हिमाटोलॉजी होता है ब्लड की स्टडी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं और एनिमल टिश्यू में अब हम पढ़ते हैं मतलब कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। नोट्स शुभम मिल जाएंगे जल्दी, अभी मैं दिखाता हूँ कि क्यों नहीं मिल रहे हैं उसका, ठीक है, नोट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा लेना ए लगा लेना, ठीक है, हिमाटोलॉजी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं लिम्फ। अब होता क्या है कि जो हमारा ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिर्फ उसमें ब्लड नहीं फ्लो हो रहा होता है, लिम्फ भी फ्लो हो रहा होता है। लिम्फ क्या होता है? हर टिश्यू में, हर एक ऊतक में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, ठीक है, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, इन सब की सप्लाई करना, प्लस जो एक्सेस वेस्ट है जो ब्लड के थ्रू जा रहा है उन सबको कलेक्ट करके ब्लड तक पहुंचा देना। वो फिर ब्लड का हमारा वो सॉलिड कंपोनेंट निकल जाता है किडनी में, वो तो हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो मेन लिम्फ का काम होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। पहली बात, कलरलेस का मतलब है कि इसमें नो आरबीसी, कोई आरबीसी नहीं होगा इसमें, ठीक है। या ये आपका सिमिलर टू प्लाज्मा होता है, ध्यान रखना, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा की तरह ही होता है। अब होता क्या है कि जो हमारी ये ब्लड जो कॉर्पसल्स होती हैं, जो हमारी ये कैपिलरीज वगैरह होती हैं, तो उसमें ठीक है, कैपिलरीज वो होती हैं जो हमारे आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उससे जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, उसको लिम्फ बोलते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी इतने छोटे होते हैं कि उससे निकल नहीं पाते हैं, और डब्ल्यूबीसी तो निकल भी जाएंगे, लेकिन आरबीसी थोड़े से इतने बड़े होते हैं कि वो निकल नहीं पाते हैं। तो इसमें आरबीसी आपको नहीं देखने को मिलेगा, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है। इसमें आपको जो डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट है लिम्फोसाइट,
वो तो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करना कुछ हद तक, न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो स्टोर करना, सप्लाई करना, और एक्सेस वेस्ट वगैरह होता है उसको ब्लड के पास तक पहुंचा देना कि लो भाई एक्सेस चीजें हैं। लेकिन क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी का भी कंपोनेंट है, तो इसलिए डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, तो इसलिए डिफेंस भी प्रोवाइड करने का काम होता है। आरबीसी नहीं होती है, डिफेंस प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा की तरह होता है आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और ये किस तरह का होता है, ये थोड़ा सा स्लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, स्लाइट येलो कलर का होता है, बहुत हल्का सा येलो कलर होता है, पेल येलो आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और हल्का सा मतलब वही आप समझ लो कि डब्ल्यूबीसी टाइप होता है, ठीक है। आगे बढ़कर आखिरी हमारा टिश्यू है जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं जिनको कि हम न्यूरॉन बोलते हैं। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल होती है, प्लस मेल्स में सबसे बड़ा सेल यही होता है, क्योंकि एग तो होता नहीं है मेल्स में, जो कि मतलब ओवम जो कि फीमेल्स में होता है, तो न्यूरॉन ही सबसे बड़ा भी होता है मेल्स में, तो न्यूरॉन है। अब ध्यान इस बात का रखना कि नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन ही एक तरह की सेल नहीं मिलती हैं, इसी तरह की हमारी ग्लिया सेल्स भी होती हैं। जो ग्लिया सेल्स हैं ये न्यूरॉन से भी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं ग्लिया सेल्स, लेकिन काफी छोटी होती हैं एज कंपेयर टू न्यूरॉन। हमें पढ़ना न्यूरॉन के बारे में होता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया था कैमिलियो गोल्गी ने। कैमिलियो गोल्गी वही जिन्होंने गोल्गी एपरेटस की खोज करी थी। इन्होंने एक ब्लैक इंक रिएक्शन करी थी, ठीक है, ब्लैक इंक रिएक्शन, और उस रिएक्शन से इन्होंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर निकाला था। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा ऊपर से इसके सिर से पैर तक पढ़ेंगे। ये है जो आपको ये डेंड्राइट दिख रहा है, जो ब्रांचेस दिख रही हैं इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। देन हम अंदर आते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेल की बॉडी है, इसको बोलते हैं साइटॉन या फिर सेल बॉडी। इस साइटन या फिर सेल बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे निस्ल बॉडीज, निस्ल ग्रैन्यूल्स या फिर निस्ल बॉडीज। इन निस्ल बॉडीज का काम होता है, इन निस्ल बॉडीज का काम होता है वही काम जो राइबोसोम करता है, और वो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इनका काम निस्ल ग्रैन्यूल्स या फिर निस्ल बॉडीज, वही सेम चीज आपका। ये हो गया अंदर न्यूक्लियस। देन ये लंबी सी आपको टेल देखने को मिलेगी, या तो आप यहाँ पे देखो, लगाया तो था मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेंड्राइट्स हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई, ये सेल बॉडी है जिसको सोमा साइटन बोलते हैं, ठीक है। देन ये एक लंबी सी आपको जो डंडी सी दिख रही है पीली 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 पीली, इसको एक्सन बोलते हैं, ठीक है, एक्सन बोलते हैं। और ये जो कवरिंग हो रखी है इसको माइलिन शीट बुलाते हैं। जो कवरिंग हो रखी है माइलिन शीट बुलाते हैं। इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं जैसे सोडियम है ना, Na+, Cl-, पोटेशियम के आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तभी बोला जाता है, नहीं आपने सुना होगा कि भाई सुबह के टाइम उठो, हल्का सा नमक डाल के अगर पानी पीते हो तो थोड़ा सा आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको एकदम से जागृत कर देता है, उसको एकदम से उठा देता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सोडियम और ये Na+ जैसे होता है, यहाँ पे पहले से Na+ और Cl- आयंस आपको देखने को मिलते हैं। तो माइलिन शीट है, इसके बीच बीच का जो गैप इसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। देन ये मतलब इन्फॉर्मेशन पास करते हैं न्यूरॉन्स, आपको पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिसीव होती है डेंड्राइट से, ये आती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एक्सन टर्मिनल। जहां पर एक्सन खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम एक्सन टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल वही तो होता है जैसे बस टर्मिनल आप सुनते हो तो बस यहाँ पे खत्म मतलब रुकती है आके, तो यहाँ पर रुकेगी आके इन्फॉर्मेशन और पास ऑन होगी दूसरे न्यूरॉन को। जैसे यहाँ पर एक न्यूरॉन आप देख पा रहे होंगे हल्का सा फेडेड टाइप है, ये इसकी नर्व एंडिंग है, बनी हुई है नर्व एंडिंग, इसने इसको इन्फॉर्मेशन दी होगी, अब ये किसी और को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और ये जब किसी और को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, नर्व इंपल्स इनको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ये पास ऑन कर देंगे दूसरे को। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का जो बीच का गैप होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं, गैप बिटवीन द एक्सन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक्सन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनैप्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, काम क्या होता है नर्वस टिश्यू का? टच आपने छुआ, आपको पता चल गया, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, देखना वेखना जो होता है काम, वो दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो करते हैं। आपका आंख देखता नहीं है, आंख का काम होता है सिर्फ पिक्चर क्लिक करना। देन हमारे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो पहुंचाती है इन्फॉर्मेशन यहाँ तक, और ये न्यूरॉन्स देन फर्दर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और वो हमें कोई एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं, फिर उस हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। अब बताओ किसी कोई डाउट तो नहीं आता जल्दी से? हाँ जी, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट ना हो तो फिर हम क्वेश्चंस कर लें। एक सेकंड रुकना, अभी तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। किल्विस जी आ जाएंगे और बोलेंगे अंधेरा कायम रहे। 90% एक्सपेंसिव बनवा देंगे। समराइज इन चार्ट, ठीक है, समराइज कर देंगे बाद में, अभी क्वेश्चन कर लो। सर आपका पिक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है क्या? चलो लास्ट में समराइज करेंगे, ठीक है। चलो, परमार सर के 300 बोलते हैं, हमारे यहाँ झापड़ा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल सेल। तो कार्डियक मसल सेल कैसे होती हैं? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि दिल जो है काफी लोगों से ब्रांचिंग करता है, ठीक है। ब्रांचिंग करता है तो भाई ब्रांचिंग करता है तो अनब्रांच्ड वाले तो ऑप्शन तो हटा दो, ब्रांच टी होगा। अब भैया सिलेंड्रिकल था, स्पाइनल शेप था, तो हमने देखा था सिलेंड्रिकल शेप का था, वो सिलेंड्रिकल शेप के तो थे ऐसे ऐसे, स्पाइनल शेप थे नहीं, खत्म। अगला सवाल कर लो, सीरियस 2022। सपोज एक एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ और इसोफेगस जो है वो इंजर्ड हो गई, तो बताओ कौन सा टिश्यू इंजर्ड हुआ? स्मूथ? ना ना ना, ये तो काइंड ऑफ मसल सेल होता है, मसल सेल होता है और हमारा प्रेजेंट होता है विसरल ऑर्गन्स में, है ना, विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा पेट, इंटेस्टाइन, इन सब में ना, आइरिस में यहाँ प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप के, टॉल और विड्थ इनके सिमिलर है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स हो गए, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड हो गए, थायराइड ग्लैंड हो गए, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए। स्क्वैमस एपिथेलियम दो तरह के होते हैं सर, स्क्वैमस एपिथेलियम, एक तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल जो होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल वाला जो होता है हमारा डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ में होता है, स्ट्रैटिफाइड जो होता है वो स्किन में प्रेजेंट होता है। फैट कौन स्टोर करता है? अगेन सीडीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। एडिपोज टिश्यू करते हैं, आरबीसी करते हैं, मसल टिश्यू करते हैं, फिर एपिथेलियल। एकदम आसान आसान से लग रहे हैं कि नहीं क्वेश्चंस। एडिपोसाइट होते हैं, इसमें कैसे शेप के होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, इंसुलेशन में हेल्प करते हैं, प्लस शॉक से हमें बचाते हैं। आरबीसी कितने होते हैं? नंबर है 5 मिलियन पर क्यूबिक, बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, स्प्लीन में जाके खत्म होते हैं, 120 डेज टाइम पीरियड होता है और इसमें हीम होता है। और क्या आपको पता है कि जब आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में हमारे, तो कौन सी बीमारी होती है? बताइए जल्दी से, कौन सी बीमारी होती है आयरन की कमी हो जाए? मसल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एपिथेलियल टिश्यूज 2 तरह के, मतलब 2 नहीं 4 तरीके के। नो न्यूक्लियस, इनमें से किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? तो अब ये बात समझ लो, वहाँ पे चीज़ लिख लेना आरबीसी वाले पॉइंट में, जहाँ पे मैंने आरबीसी लिखवाया था, जहाँ पर मैंने आरबीसी आपको लिखवाया था, यहीं पे इस पॉइंट को नोट करेंगे आप। एंड दैट इज कि जो हमारी आरबीसी होती है, ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है, जब ये मैच्योर होती है, जब ये जाके मैच्योर होती है, व्हेन मैच्योर देन नो न्यूक्लियस,
जब ये मैच्योर होती है तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस चला जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना जब ये मैच्योर होता है। कौन? आरबीसीज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो व्हेन विच सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, तो ध्यान रखिएगा आरबीसीज के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। व्हाट आर फैगोसाइटिक सेल्स, तो याद करो मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसीज डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोसाइट टाइप होता है, न्यूट्रोफिल एक टाइप होता है, तो ये क्या करते हैं? डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल। तो ये काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, या तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, यूरिनरी ट्रैक्ट में है, ठीक है, जो किसी चीज के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। ये क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। श्वेता भंडारी बोन मैरो में ही होते हैं वो भी, ठीक है, बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ से रिलीज होते हैं? प्लेटलेट से रिलीज होते हैं, ठीक है। योसिनोफिल और मोनोसाइट्स तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी यानी कि जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है उसी के पार्ट्स होते हैं। और ये तो मैं लिखा दिया था, ल्यूकोसाइट, इराइथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। और यार इसका तो लिखा दिया था, इन दोनों का नहीं लिखा था ना। ये इराइथ्रोसाइट ध्यान रखना, ये इराइथ्रोसाइट हो जाएगा। जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये आपकी ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स क्या हैं? ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ठीक है, ये आपके थ्रोम्बोसाइट्स हैं। चलो, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आर बॉडी, एपिथेलियल टिश्यू तो ये प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीआईएसएफ, सीएसएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल, उसमें पूछा गया, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू तो भाई हमारे नर्व इंपल्स को कैरी कर लेके जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो कनेक्ट करने का काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू अगर आपको याद हो, दो तरह के हमने पढ़े थे, लूज एंड डेंस, याद है कुछ, ठीक है, जिसमें कि हमने एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, एडिपोस टिश्यू पढ़ा, देन हमने पढ़ा किसके बारे में, देन हमने पढ़ा बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, लिगामेंट के बारे में, टेंडन के बारे में, हमने कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में पढ़ा, लिम्फ के बारे में पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नर्व सेल में तो हमने देखा था न्यूक्लियस होता है, बोन सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी में जब मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। टेंडन किसको कनेक्ट करते हैं? भूवैज्ञानिक की परीक्षा जो हुई थी 2021 में, उसमें पूछा था। तो एमटीबी कर दो, यानी मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम होता है, टेंडन का मसल टू बोन, ऑप्शन नंबर सी। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, तो इनर लाइनिंग ऑफ किसमें पाए जाएंगे? तो माउथ और ईसोफेगस में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो भाई कॉलमनार देखने को मिलेंगे, कॉलमनार। सैलिवरी ग्लैंड वगैरह में तो हमें क्यूबॉइडल देखने को मिलेंगे, और किडनी ट्यूब्यूल्स में तो हमें अगेन क्यूबॉइडल देखने को मिलेगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में। आगे बढ़ते हैं सर, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू एनिमल सेल टाइप्स, तो भाई लिम्फोसाइट भी एनिमल सेल में देखने को मिलता है, बेसोफिल भी, कॉन्ट्रोसाइट भी और मोनोसाइट भी, चारों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन, एंटीबॉडीज कौन बनाता है? एंटीबॉडीज बनाने का काम होता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, और डिफेंस मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? तो ये करने का काम करता है हमें जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। लिम्फ याद है, लिम्फ के बारे में। इराइथ्रोसाइट्स तो हमारे आरबीसीज ही होते हैं, प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट टू बोन्स, दो बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? तो टेंडन तो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम होता है टेंडन का। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। एडियोलर टिश्यू क्या करते हैं? जो भी स्पेस बिटवीन दी ऑर्गन्स होती है उसको भरने का काम करते हैं, स्पेस बिटवीन ऑल दी ऑर्गन्स। और स्किन और मसल, बिटवीन स्किन एंड मसल के बीच में हमें मांसपेशी और जो हमारी त्वचा होती है उसके बीच में कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एक तो ट्रैकिया में होगा रिंग्स के फॉर्म में, ईयर में होगा पिन्ना में, और जो नोज की टिप होती है वहाँ पे होगा सॉफ्ट, मतलब इलास्टिक नेचर का होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट भी है, टेंडन भी है, और स्मूथ मसल आपका एक मसल टिश्यू है, ठीक है। ये किस नेचर का होता है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है। इसमें क्या स्ट्रिएशंस होते हैं? नो, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होते, नॉन स्ट्रिएटेड होता है। क्या इसमें ब्रांचेस होती हैं? नो, वो तो सिर्फ कार्डियक में होती हैं, तो ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, अनब्रांच्ड होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। द लिम्फ इज मेनली फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, लिम्फ मेनली प्लाज्मा से बनता है, तभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा एंड इट सराउंड्स द सेल्स, और सेल्स को सराउंड करता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड और लिम्फ का क्या होता है? तो लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसी, ये बिल्कुल सही है। लिम्फ डज नॉट कंटेन डब्ल्यूबीसी, ये गलत है भाई, लिम्फ में होती है डब्ल्यूबीसी, तभी तो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। लिम्फ में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों होती है? नहीं, आरबीसी नहीं होती। लिम्फ डज नॉट कंटेन एनी सेल, बिल्कुल सेल होती है, लिम्फोसाइट नाम की सेल। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, इट रिजेंबल्स टू, तो ये एनडीए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो लिम्फ किससे रिजेंबल करता है? डाइजेस्टिव जूस से, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, यूरिन, प्लाज्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 16th नहीं, अब आप असिस्टेंट कमांडेंट और लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, अब आप बनेंगे क्या? अब आप बनेंगे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर। मसल्स तीन तरह की होती हैं, इनमें से वो कौन सा टाइप नहीं है? सेसेमॉइड, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल, तो ये तीन तरह की होती हैं, लेकिन सेसेमॉइड कोई हमने क्या पढ़ा था? मैंने क्या आपको कोई इस तरह की मसल से पढ़ाई नहीं पढ़ाई, तो सेसेमॉइड कोई नहीं होती है। 2 विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, इनमें से प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर है, नर्वस है, कनेक्टिव एपिथेलियल है, तो हमने पढ़ा था, ये तो मूवमेंट में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके, है ना। अगर आपको तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। नर्वस ये तो इन्फॉर्मेशन पास करता है, ये तो चीज़ों को जॉइन करता है, कनेक्ट करता है, एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो तीनों ही है, ब्लड भी है, बोन भी है, लिगामेंट भी, ऑप्शन नंबर सी। अगला करिए, अंशिका, भावना, भारती, संदेश, सनी ठाकुर, विकास पाल, सबका सही है। तो यार नहीं करना है, ये आपको परसों वाली क्लास में समझ में आएगा। कल प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, और एक चीज़ बता दूं मैं, कल वाला जो चैप्टर है और परसों वाला है, भूल के भी स्किप मत कर देना। इंपॉर्टेंट तो है ही है, प्लस समझ भी लोगों को नहीं आते जल्दी से, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि जब तक आप इनको एकदम स्क्रैच से नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होंगे, समझ में आएंगे नहीं, और एक बार समझ में आ गए तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो दोनों मायने में इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने चैप्टर को छोड़ा या फिर सोचा कि ठीक है वैसे पढ़ लेंगे, और नींद प्रॉपर लेके आना कल भी और परसों भी, तो एकदम अच्छे से माइंड में जाए, क्योंकि एक बार चला गया तो स्ट्रक्चर फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे समझ नहीं आएगा ढंग से क्या ये होता है, ये प्लैटियल मिंथिस, नोटोकॉर्ड क्या होता है ना, ये सब सारे टर्म्स आपको बड़े मुश्किल लगते हैं, ठीक है। तो ये कल प्लांट किंगडम करेंगे, और इसी में दोनों एक साथ नहीं कराऊंगा, अलग अलग कराऊंगा। प्लांट किंगडम कल करेंगे आहिस्ते से, जैसे कि टिश्यूज अलग अलग किए, और एनिमल किंगडम उसके बाद करेंगे, ठीक। चलो,
सर इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बिल्कुल बहुत आते हैं इससे, मतलब भर भर के आते हैं। प्लांट और एनिमल किंगडम से इसको डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सबसे टफ चैप्टर लगता है लोगों को, सबसे टफ, लेकिन हम इसको आसानी से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। विच इज रिवर्सिबल फ्लोरेसेंट रेड यार कर चुके हैं, योसिन होगा इसका। विच टिश्यू हेल्प्स इन हीलिंग, तो इनमें से कौन सा जो टिश्यू है ऊतक है उपचार में मदद करता है ये, तो हीलिंग में तो यार हमें हेल्प करेगा कौन सा, हीलिंग में हमें हेल्प करेगा नर्वस, ठीक है। विच टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म इन दी, वार्म हेल्प करने में कौन, वार्म रखने में कौन हेल्प करता है, तो जो हमारे फैटी टिश्यू हैं वो हेल्प करेंगे, जिनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स के नाम, ठीक है, एडिपोस टिश्यू। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन कनेक्टिव टिश्यू शीट्स दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस स्ट्रेच फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट लेयर। ये आपसे नीट का नहीं पूछेगा, नीट का पता नहीं क्या, द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विद फिब्र, नीट के क्वेश्चन आज क्यों रख दिया भाई। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट दैट मेक्स द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स इजी इज कॉल्ड एज, तो जो जॉइंट्स मतलब मूवमेंट को आसान बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट। तो ध्यान रखना कार्टिलेज कोई फ्लूइड नहीं होता है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। टेंडन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये आपके फ्लूइड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। बीन शेप का होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, और ये होता है हमारा स्प्लीन, जो कि हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, लिवर के पास में, यहीं पे आरबीसी जाके खत्म हो जाती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आके यहाँ पे खत्म हो जाती है स्प्लीन में। कहाँ से क्वेश्चन डाल रखा है किडनी विडनी का, आंसर तो नेफ्रॉन होगा, लेकिन अभी हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करिए। विच सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरिलिमा सेल्स, सर आज दिन कौन सा है, कौन सा दिन आज, आई थिंक थर्सडे नहीं वेडनेसडे, तो थर्सडे को होगा प्लांट किंगडम और फ्राइडे को, हाँ तो मतलब इसी में हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसी वीक में ही हो जाएगा। चलो तो विच सेल्स कॉल्ड एज न्यूरोलिमा सेल्स आर द मेन ग्लिया सेल्स, ठीक है, तो ग्लिया सेल्स की होते हैं टाइप, इनको बोलते हैं स्वान सेल्स। मैंने आपको बताया था कि जो ग्लिया सेल्स होती हैं, ठीक है, तो ये आपके न्यूरॉन से भी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं को हम स्वान सेल्स, ठीक है, काइंड ऑफ स्वान सेल्स होती हैं ये, ठीक है। इनमें से कौन सा अमीबा शेप की होती है सेल्स, तो अमीबा शेप मतलब इरेगुलर शेप इसका होता है WBCs का, इनका तो होता है बाई कॉन्केव डिस्क शेप का, ठीक है, बाई कॉन्केव डिस्क शेप का होता है इनका। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक सेल्स आर ऑफ एन अमीबॉइड शेप विद अ डिस्टिंक्टिव सेंट्रल मेम्ब्रेन, तो अगेन अमीबॉइड शेप की होती है हमारी WBCs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू, तो इनमें से सबसे बड़ा डेंटल टिश्यू कौन सा होता है, तो इनामल टिश्यू नहीं होता, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आउटर कवरिंग होती है हमारे टीथ की, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है टीथ की, आंसर यहाँ पे डेंटाइन होगा, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, ठीक है। 17th, द ब्लड प्लेटलेट्स आर नोन एज, तो ब्लड प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट या ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स तो आरबीसीज होती हैं, ल्यूकोसाइट्स तो WBCs होती हैं, और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो, तो ऑस्टियोक्लैट्स, आरबीसी, प्लेटलेट, WBCs, ये सब तो बनती हैं आपकी बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में, लेकिन जो आपकी ऑस्टियोक्लैट्स जो है ये बोन मैरो में नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर ए। हाउ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर स्केलेटल मसल्स सिमिलर टू विसरल मसल्स, जो स्केलेटल मसल होती हैं जो किस नेचर की होती हैं, ये होती हैं वॉलंटरी नेचर की। विसरल मसल मतलब स्मूथ मसल की बात हो रही है, ये इनवॉलंटरी नेचर की होती हैं, तो सिमिलर किस चलो तो स्केलेटल मसल्स और विसरल मसल में क्या सिमिलर है, तो शेप ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर्स हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सर्टेन नंबर का मतलब हो गया यूनिन्यूक्लिएट की मल्टीन्यूक्लिएट, तो भाई हमें पता होना चाहिए कि जो ये होता है विसरल वाला, ये आपका यूनिन्यूक्लिएट होता है और स्केलेटल वाला मल्टीन्यूक्लिएट होता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्मूथ वाले में तो यूनिन्यूक्लिएट होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, अब लाइट एंड डार्क बैंड्स का मतलब है शेडिंग, यानी कि स्ट्रिएशंस भैया विसरल वाले में नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शेप ऑफ मसल फाइबर्स की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो शेप होता है स्केलेटल और स्मूथ वालों का वो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो शेप यहाँ पर एक सिमिलरिटी हो जाएगी। कैबल का जो हम्प होता है, ऊँट का जो इस तरह से होता है कुबड़, उसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो भाई कुबड़ जो होता है उसमें एडिपोस टिश्यू होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें फैट स्टोर होता है, फैट स्टोर करके रखता है वो, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, आई थिंक ये अभी कर नहीं पाएंगे बिकॉज प्रोटीन, एस्टिडीन, वैलिन, लाइसिन अभी सब पढ़े नहीं है, तो कर नहीं पाएंगे इसको भी। खैर तो ये है हमारा बैच, जहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग क्लास की 100 नोट्स, क्विज़ेस सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। परमार अकेडमी ऐप और वेबसाइट से आप यहाँ पर जाके एनरोल कर सकते हैं, परमार जी के बैच 3.0, एंड उसी के अंदर आपको कंप्यूटर मिल जाएगी एंड बाकी सारी चीज़ें।